तो हम कह रहे थे कि आपकी किताब का नाम क्या है? विधिशास्त्र के मूल सिद्धांत, ये नाम है। और विधिशास्त्र के मूल सिद्धांत की किताब कर क्या रही है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको समझाने का प्रयास कर रही है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है इसको बता रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सिद्धांत हमेशा वस्तु स्थिति जैसी है वैसी क्यों है इसको बताने का प्रयास करता है। सिद्धांत कहते किसको है? सिद्धांत उस प्रकार के तथ्यों के संग्रह को कहते हैं, उस प्रकार की विशेषताओं के संग्रह इसे कहते हैं। ठीक है, जो वर्तमान वस्तु स्थिति की व्याख्या करने का माध्यम बनता है, जो कुछ समझाने का प्रयास करता है कि जो भी रियलिटी है, जो भी वास्तविकता है, वो क्यों है। जिसे भी आप विधिशास्त्र कहते हैं उसे विधिशास्त्र, ठीक है, क्यों समझा जा रहा है, इसे जो चीज समझाएगी उसी को सिद्धांत कहा जाता है। और ये हमने जाना कैसे? जाना हमने अवलोकन के माध्यम से, देखकर जाना। जैसे आप चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, वो नीचे ही जा रही है, ऊपर को नहीं आ रही है। वो नीचे क्यों जा रही है, इस बात को समझाने का जो प्रयास करेगा वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी है वो। तो प्रिंसिपल हमेशा वस्तु स्थिति को समझाने का प्रयास करता है और कॉन्सेप्ट वस्तु स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास करता है कि वस्तु स्थिति में क्या शामिल है। हम लोग बात कर रहे थे अधिकारों की। अधिकार क्या है, ठीक है ना, इसको समझाने का। अधिकार से अभिप्रेत क्या होता है? अधिकार यानी एक ऐसा दावा जिसे मनुष्य अपनी भलाई के लिए समाज से कर रहा है, ठीक है ना। अधिकार मतलब क्या हुआ? अधिकार का अर्थ हुआ कि मनुष्य एक क्लेम कर रहा है, किससे? समाज से। और समाज उस क्लेम को मान रहा है। समाज मनुष्य के उस दावे के फलस्वरूप उसे एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित प्रकार से काम करने की आज्ञा दे रहा है, या उसे एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित प्रकार से काम करने की अनुमति ये दे रहा है। और एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित प्रकार से काम करने की अनुमति, यही अधिकार कही जा रही है, ठीक है। अधिकार इनफैक्ट एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट है। अधिकार शब्द अपने में एक कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट क्यों है? इसलिए कि ये व्याख्या कर रहा है उस वस्तु स्थिति की जिसको अधिकार के नाम से जाना जाता है। अधिकार ये स्वयं में कोई चीज नहीं है। हम पूछे क्या है अधिकार, तो आप क्या बताएंगे? आप जो कुछ बताएंगे वो यही होगा कि ये जो अधिकार जिसे हम कह रहे हैं ये क्या है? ये एक प्रकार का दावा है जिसे मनुष्य ने सारे समाज के विरुद्ध किया है, और समाज के विरुद्ध उसने किया ही नहीं है तो समाज ने इसको मान्यता भी दी है। और मान्यता क्यों दी है? क्योंकि इसमें मनुष्य का भी भला था और समाज का भी भला था, इसलिए उसने उस काम को करने की अनुमति ये दे दी। तो अगर एक लाइन में बोले
तो अधिकार क्या हुआ? मनुष्य की कार्य क्षमता है, जिसके अनुसार वो कार्य करने के लिए, ठीक है, परमिटेड है एक निश्चित क्षेत्र में, ये उसका अधिकार है। इसी स्थिति को आप अधिकार नाम दे देते हैं, ठीक है। और फिर यह अधिकार कैटेगराइज होना शुरू हुआ था कि यह अधिकार जब कानून से पैदा होना शुरू हो जाए, इसमें प्रवर्तनीयता, इसका तत्व आ जाए, इन्फोर्सबिलिटी। इन्फोर्सबिलिटी मीनिंग देयर बाय कि जिस काम को करने का हक आपको मिला, उस काम को आपको कोई न करने दे। उन दशाओं में यदि राज्य की सहायता ये आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए और राज्य आपको उस प्रकार का काम, जिस प्रकार का काम करने का आप दावा कर रहे हो, या जिस काम को करने की आपको अनुमति मिली हुई है, उस काम को करने में जब राज्य सहायता आपको देने लगे किसी के द्वारा उस काम को किए जाने से रोके जाने की दशा में, तो यह कहा जाता अधिकार में प्रवर्तनीयता का तत्व आ गया है, ठीक है ना। यह बोला जाता है अधिकार में इन्फोर्सिबिलिटी, यह चीज पैदा हो गई है। अधिकार में प्रवर्तनीयता का तत्व होता है, और जब अधिकार में प्रवर्तनीयता का तत्व हो जाए और राज्य इसे स्वयं लागू करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, तो इसे क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम कि राज्य, ठीक है, राज्य की मान्यता ये इसे मिल गई है, और इसमें आज्ञा, इसमें क्या हुआ? इन्फोर्सिबिलिटी, यानी प्रवर्तनीयता का तत्व आ गया। और चूंकि राज्य ने मान्यता दे दी तो आज्ञापकता ये तत्व भी आ गया उसमें, ठीक है। और राज्य मान्यता देने का जो काम करता है वो कैसे देता है? कानून बनाकर। तो कानून अगर किसी अधिकार को जन्म देता है तो वो विधिक अधिकार कहलाता है। लेकिन मनुष्य जिन जिन दावों को समाज के विरुद्ध प्रवर्तित कराता है, अर्थात मनुष्य जिन जिन दावों को समाज के विरुद्ध या समाज से पाने की अपेक्षा रखता है, और समाज को जिन दावों को मनुष्य को दे भी देना चाहिए, उन सभी को कानून अपनी सुरक्षा दे देता हो, अपनी मान्यता दे देता हो, ठीक है, उनमें प्रवर्तन का तत्व पैदा कर देता हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के भले के लिए और समाज के भले के लिए बहुत सारे काम किए जाने अपेक्षित है, और सब कामों को कराने की जिम्मेदारी राज्य अपने ऊपर नहीं ले सकता, ठीक है ना। राज्य कितने कामों को कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा? सारे कामों को तो राज्य नहीं करा सकता। तो इसलिए राज्य जिन कामों को कानून बनाकर कराने की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है, अर्थात यदि मनुष्य के, ठीक है, उस काम को जिसे कराने की जिम्मेदारी स्वयं राज्य ने अपने ऊपर ली है, किसी के द्वारा रोका जाएगा, तो राज्य अपनी ताकत से उस अधिकार को लागू कराएगा। इस प्रकार की गारंटी जिस अधिकार के संबंध में राज्य दे देता है वहां तो विधिक अधिकार हुआ, और शेष जो मनुष्य की भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए किया जाना समुचित है, लेकिन उस प्रकार से काम किए जाने की गारंटी राज्य नहीं देता, वे नैतिक अधिकार कहलाना शुरू कर देते हैं। हमने कल भेद किया था, अधिकारों के प्रकार देखे थे। विधिक अधिकार नैतिक अधिकार है। विधिक अधिकार कहां से पैदा हो रहा? कानून से। नैतिक अधिकार कहां से पैदा हो रहा? नैतिकता से, ठीक है। तो विधिक अधिकार का स्रोत विधि है, उसमें आज्ञापकता, उसमें प्रवर्तनीयता, ये तत्व पाए जाते हैं। जबकि नैतिक अधिकार
इसमें इस प्रकार के तत्व तो नहीं पाए जाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नैतिक अधिकार प्रवर्तन के योग्य नहीं होते, यह नैतिक अधिकारों का प्रवर्तन नहीं होता। लेकिन राज्य अपनी ताकत से उनका प्रवर्तन नहीं कराता, बल्कि सामाजिक दबाव नैतिक अधिकारों का प्रवर्तन कराता है। और समाज जीवन में हम देखते हैं कि राज्य की गारंटी कमजोर साबित होती है, समाज की गारंटी अधिक प्रभावी साबित होती है। राज्य ने गारंटी दी है कि कोई चोरी नहीं करेगा, कोई हत्या नहीं करेगा। ठीक है, इस गारंटी को प्रवर्तित कराने के लिए राज्य ने बहुत बड़ा सिस्टम यह निर्मित किया। फिर भी 100% इन अधिकारों का प्रवर्तन राज्य नहीं करा पा रहा है। नैतिकता ने मां बाप का सम्मान, ठीक है, इस प्रकार के भाव को संरक्षण देना, यह स्वीकार किया है। और 90%, बल्कि 90 से भी अधिक, 99% लोग, ठीक है, इस प्रकार के अधिकार का सम्मान कर रहे हैं। मां बाप का जो अपने बच्चों के प्रति अधिकार है, उसका सम्मान बच्चे कर रहे हैं, वायलेट नहीं हो रहा। इसलिए समाज द्वारा प्रत्याभूत, ठीक है, जो अधिकार है उसे हम नैतिक अधिकार ये कहते हैं। और जो विधि द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है, विधिक अधिकार, ये हम लोगों ने कल देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था नैतिक अधिकारों के दो भेद हो गए थे, दो भाग आ गए थे। नैतिक अधिकार ये स्वयं दो भागों में बट गए थे। नैतिक अधिकारों के एक बंडल को, नैतिक अधिकारों के एक भाग को हमने क्या नाम दिया था? मानव अधिकार। और नैतिक अधिकारों के दूसरे बंडल और नैतिक अधिकारों के दूसरे भाग को हमने क्या नाम दिया था? नैतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, यह नाम दिया था। नैतिक अधिकार जो मानव अधिकारों के रूप में हमारे सामने थे, उन नैतिक अधिकारों की हमने विशेषता देखी कि वे नैतिक अधिकार जो मानव अधिकार के रूप में एक्नॉलेज हुए हैं, ज्ञात हैं, ठीक है, वे मानव अधिकार, ठीक है, कैसे थे? एक मॉरल ऑब्लिगेशन के रूप में हमारे सामने थे, एक नैतिक मानदंड के रूप में हमारे सामने थे, क्योंकि वे नैतिक अधिकारों के ऊपर थे। नैतिक अधिकारों की एक फॉर्म है वो मानव अधिकार, इसलिए उसके प्रवर्तन का, ठीक है, जिम्मा ये राज्य ने अपने ऊपर नहीं लिया है। ठीक है, मानव अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन ये राज्य के लिए पैदा कर रहा है। क्यों? ये मॉरलिटी की उपज है। ये नैतिक अधिकार इसी की एक फॉर्म है और इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता यानी ये उन नैतिक अधिकारों से जो मानव अधिकार नहीं है। हमने कहा था नैतिक अधिकार स्वयं दो भागों में बट गए। एक नैतिक अधिकार जिसे मानव अधिकार यह नाम दिया जा रहा है, और दूसरा जो सिर्फ नैतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार कहला रहे हैं। तो वे नैतिक अधिकार जो मानव अधिकार के रूप में जान लिए गए, और वे नैतिक अधिकार जो मानव अधिकार के रूप में जाने के अधिकारों से भिन्न है, इन दोनों के बीच जो भिन्नता है, वो भिन्नता इस रूप में हमारे सामने आई थी कि मानव अधिकार प्रदत्त नहीं है, अर्जित है। ये असाइंड नहीं है, ये अर्जित है, एक्वायर्ड है। और इसका एक्विजिशन, इसका अर्जन आपने कैसे किया है? सिर्फ मानव के रूप में जन्म लेकर। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों के धारण के लिए आपको कुछ और नहीं करना पड़ा है। ये परिस्थितियों से, दशाओं से स्वतंत्र है। कौन किस देश का नागरिक, ठीक है, इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं।
किस परिस्थिति में, किस दशा में उसे मानवाधिकार प्राप्त होगा, कोई मतलब ही नहीं। मानवाधिकार उसे हर दशा में और हर परिस्थिति में प्राप्त होगा, लेकिन राज्य प्राप्त नहीं कराएगा। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, राज्य अपनी ताकत से प्राप्त नहीं कराएगा। लेकिन हमने फिर कहा कि अगर राज्य ने अपनी ताकत से किसी अधिकार को लागू कराने की गारंटी नहीं दी है, इसका मतलब वो अधिकार अप्रभावी हो गया, ये नहीं है। समाज अपनी शक्ति से उन अधिकारों को लागू कराता है, और समाज जिन अधिकारों को अपनी ताकत से लागू कराता है वे विधिक अधिकारों से ज्यादा प्रभावी ढंग से समाज में लागू होते हैं। इसलिए अपने मनों में यह भ्रम बिल्कुल न पालिए कि नैतिक अधिकार स्टेटस में विधिक अधिकार से किसी प्रकार कम है, या कम है मीनिंग देर में कम प्रभावी है। यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें लीगल राइट्स ये जानने जरूर चाहिए। आखिर लीगल राइट पैदा कैसे होते हैं, और लीगल राइटों को छोड़कर जितने अधिकार हैं उन्हें हम किस नाम से जाने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था कि विधिक अधिकार कानून की उपज है, नैतिक अधिकार नैतिकता की उपज है। नैतिक अधिकार दो भागों में विभाजित हो गए, एक जो मानव अधिकार कहे गए और एक जो मानव अधिकार से भिन्न प्रकार के नैतिक अधिकार। मानव अधिकारों से भिन्न प्रकार के जो नैतिक अधिकार, ये वे अधिकार जो परिस्थितियों और दशाओं से बंधे हुए हैं, किंतु नैतिक अधिकार है। मानव अधिकार परिस्थिति और दशा से स्वतंत्र है, ठीक है। परिस्थिति और दशा इसका कोई मूल्य नहीं मानव अधिकार को दिए जाने के लिए, वो दिया ही जाएगा हर सूरत में, और नहीं दिया जाएगा तो दंड या विधिक अनुतोष ये तो नहीं पैदा होगा। क्योंकि विधिक अधिकार, हमने कल भी चर्चा की थी कि विधिक अधिकार वायलेट होता है तो विधिक अनुतोष पैदा होता है। वह विधिक अनुतोष दंड के स्वरूप का है, क्षतिपूर्ति के स्वरूप का है, प्रतिस्थापन के स्वरूप का है, व्यादेश के स्वरूप का है, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के स्वरूप का है, यह अलग बात है। लेकिन विधिक अनुतोष पैदा होता है। नैतिक अधिकार के वायलेशन पर विधिक अनुतोष पैदा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विधिक अनुतोष पैदा न होने के कारण से नैतिक अधिकार ये पालित नहीं होता या इसके पालन की कोई गारंटी ये नहीं है। क्योंकि सामाजिक दबाव ये इतनी बड़ी गारंटी है जो नैतिक अधिकारों के पालन को सुनिश्चित कर देती है। आपने देखा होगा अमेरिका जैसे समर्थ और सशक्त राष्ट्र, वो भी ये कभी नहीं कहते या ये मानने को राजी नहीं होते इंटरनेशनली कि हमने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया, क्योंकि क्या करने का कोई उनका, कोई ये मानने को राजी नहीं होता। ग्रास वायलेशन होगा ह्यूमन राइट का, मानेगा कोई नहीं। क्यों? सामाजिक दबाव बहुत बड़ी चीज है। मां बाप को रोज पीटोगे लेकिन मानोगे कतई नहीं। फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया पोस्टें ही लिखोगे, मां ऐसी और बाप ऐसा, पेरेंट्स डे और मदर्स डे ही मनाओगे। नैतिकता इतनी बड़ी चीज है, इससे मानवाधिकार, उसके प्रवर्तन की कोई मशीनरी जरूर नहीं है, वो नैतिक अधिकारों का एक स्वरूप जरूर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी के हाथ का खिलौना है। उसके वायलेशन पर नैतिक, ठीक है, अनुशास्ति यही पैदा होगी, यानी सामाजिक निंदा, इसी का सामना करना पड़ेगा। कोई विधिक अनुतोष पैदा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मानव अधिकार का वायलेशन ये कोई करे
यानी करेगा लेकिन घोषित कतई नहीं करेगा कि हमने किया है। तो नैतिक अधिकार वे जो मानवाधिकार के स्वरूप के हैं, और इनकी विशेषता क्या है, ये परिस्थिति और दशा इससे स्वतंत्र है। प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक दशा में आदमी को वो हक मिलेगा, क्योंकि वो न्यूनतम नैतिक मानदंड है जो राज्य के समक्ष रखा गया है कि वो मानवों से किस प्रकार का व्यवहार ये करे। वे मानव उसके अपने देश के हैं, नहीं है रोहिंग्याज, हमने निकाले नहीं है इसे। हालांकि अनुच्छेद 21 भी हमें उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 और इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में जो, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट माने गए हैं, जो मानव गरिमा से जुड़े हुए हैं, उनमें जीवन का अधिकार है, ठीक है ना। और उस जीवन के अधिकार को यहां आर्टिकल 21 में गारंटेड किया है। यानी आर्टिकल 21 आप मानव अधिकार के महत्ता को देखें, उसे मूल अधिकार के रूप में यहां मान्यता मिली है। और रोहिंग्या को हम ऐसे नहीं निकाल रहे, ठीक है, क्योंकि परिस्थिति और दशा दोनों से स्वतंत्र है, उनका सम्मान करना ही होगा ह्यूमन राइट्स का। दूसरे वे नैतिक अधिकार जो कैसे परिस्थिति और दशा के मुताबिक, जैसे प्रोमिसेस जो आप किसी से करते हो अपने, वो प्रोमिस नहीं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप करते हो, वो तो प्रस्थापना जब प्रतिग्रहित होगी तब प्रोमिस ये आएगा। प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन बनती है, वो अलग ढंग की चीज है। लेकिन प्रत्येक प्रस्थापना ये संविदा को जन्म देने के लिए नहीं होती। हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसमें देखा था और ये कहा था कि संविदा करने का आशय ये भी होना चाहिए। बात आई थी कि पति ने पत्नी से प्रॉमिस किया कि मैरिज एनिवर्सरी पर आपको खाने बाहर ले चलेंगे, नहीं ले जा पाया, तो क्या अदालत से इन्फोर्सेबल है? ठीक है, संविदा क्या गठन हुआ? क्या नहीं हुआ, क्योंकि संविदा का कोई आशय नहीं है। यह प्रॉमिस का एक उदाहरण है। इस ढंग के प्रोमिसेस, इस ढंग की प्रतिज्ञाएं आप जीवन में करते हो और उन प्रतिज्ञाओं का पालन ऐसे ही करते हो मानो कानून उन्हें पालन करने के लिए आपको विवश कर रहा, अब मानो ऐसा लगता है। क्यों? वे प्रतिज्ञाएं आपको नैतिक तौर पर विवश करती हैं, और वे प्रतिज्ञाएं किसी को अधिकार दे रही हैं, और जिसको उन प्रतिज्ञाओं से अधिकार मिल रहा उसका अधिकार कैसा है? नैतिक। और वो उन्हीं परिस्थितियों और दशाओं में इन्फोर्स हो सकता है जिन परिस्थितियों और दशाओं में आपने उस अधिकार का सम्मान करने की बात की है। इसका मतलब नैतिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों और दशाओं पर आधारित हो, और नैतिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों और दशाओं से स्वतंत्र हैं, और उन्हीं को हम मानवाधिकार ये मानते हैं। तो देयर इज ए, ठीक है, आपने देखा मेनी टाइप ऑफ राइट्स, और मूल रूप में अधिकार क्या है? मूल रूप में अधिकार एक दावा है, ठीक है, जो मनुष्य समाज के विरुद्ध रख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस दावे के माध्यम से अपनी भलाई ये भी करना चाहता है और समाज की भलाई ये भी करना चाहता है। उसके इस दावे को जब राज्य सुरक्षित कर देता है अपनी ताकत से, वो विधिक अधिकार कहलाने लगता है। जब समाज अपनी शक्ति से उसे सुरक्षित करता है वो नैतिक अधिकार कहलाता है। जब वो नैतिक अधिकार ऐसा हो जाता है जो परिस्थितियों दशा से स्वतंत्र हो जाए, वो मानवाधिकार कहलाता है। और जो परिस्थितियों दशाओं पर आधारित रहे वो ऐसा नैतिक अधिकार जो मानवाधिकार नहीं है वो कहलाता है। ठीक है ना? विधिक अधिकार और नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों को नेचुरल राइट ये भी कहा गया है, इन्हें प्राकृतिक अधिकार ये भी कहा है। और ठीक है,
प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार? सामंड ने, उसने भी नैतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार जिन्हें कहा है और जो विधिक अधिकार है इनके बीच भेद किया, और उसका भेद भी उसी अवधारणा पर आधारित। हम लोगों ने अकृत्य पढ़ा था, सुबह भी हमने चर्चा की थी, मामला प्रासंगिक है, फिर चर्चा करेंगे। सामंड क्या कहता है कि देयर आर बंडल ऑफ राइट्स, व्यक्ति के बहुत सारे हित हैं जिनको प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे अधिकारों की मांग करता है, यानी बहुत सारे दावे करता है समाज के विरुद्ध। लेकिन कानून, विधि का शासन क्या करता है, उन हितों में से कुछ हितों को चुन लेता है, और विधि का शासन या कानून उन चुने हुए हितों को ही अपना संरक्षण और मान्यता ये दे देता है। और इस प्रकार कानून जिन हितों को चुनकर उन्हें अपना संरक्षण और मान्यता दे देता है, बस उन हितों को प्राप्त करने की जो ताकत है वही विधिक अधिकार कहलाती है, और इसके बाहर जो कुछ छूट गया वो सब नैतिक अधिकार है। सामंड इस प्रकार से नैतिक अधिकार और विधिक अधिकार के बीच भेद स्थापित करता है। कानून कहता है देयर आर सो मेनी राइट्स, ठीक है, कानून कहता है, मेरे मुंह से निकला, सामंड कहता है कि देयर आर सो मेनी राइट्स, बहुत सारे अधिकार है। अधिकार मीनिंग देर भाई, आप बहुत सारे दावे समाज के विरुद्ध ये कर रहे हो, लेकिन आपके सारे दावों को मान्यता नहीं देगा समाज। समाज मीनिंग देर भाई राज्य, यानी विधि का शासन, यानी ठीक है न्याय, उनमें से कुछ को चुन लेगा जिनको संरक्षण देना जरूरी होगा, और उनको संरक्षण ये देने लगेगा, और जिनको वो संरक्षण देने लगेगा बस वो विधिक अधिकार। बाकी जिनकी मांग आप कर रहे हो वो सब नैतिक अधिकार। बेंतम कहता बकवास है, बेंतम कहता कि ना प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार इस नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। अधिकार मूल रूप से हम लोगों ने अधिकार देखा था, मूल रूप से क्या अधिकार एक दावा है मनुष्य का जो वह समाज के खिलाफ रख रहा है, इसलिए ताकि उसका भला हो और समाज उसे मान्यता उसके दावे को इसलिए दे रहा ताकि समाज का भी भला हो। उदाहरण हमने दिया था, कल भी दिया, परसों भी दिया, नरसों भी दिया कि वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य क्लेम कर रहा है और वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य दे रहा है। क्यों? क्योंकि इससे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होगा, ठीक है ना, दोनों का फायदा है, इसलिए मान्यता दे रहा। तो मूल रूप से तो अधिकार एक दावा है जो मनुष्य समाज के विरुद्ध रख रहा है। बेंतम कहता कोई अधिकार, अच्छा सामंड पॉजिटिव ढंग से नैतिक अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। सामंड क्या मान रहा है? सामंड कहता बहुत सारे हित हैं, बहुत सारे हित एग्जिस्टेंस में है। सकारात्मक रूप से सामंड ये मान रहा है कि बहुत सारे हित हैं, उनमें से कुछ हितों को राज्य संरक्षण के लिए चुन रहा है। तो सामंड की मान्यता कैसी है? सकारात्मक। बेंतम नकारात्मक मान्यता का आदमी है। बेंतम कहता प्राकृतिक अधिकार कुछ है ही नहीं, मनुष्य का सिर्फ विधिक अधिकार होता है, और अगर कुछ प्राकृतिक अधिकार होता भी है, ठीक है, तो वो क्या है? आपको बंधन अधिरोपित करने वाले नियमों के द्वारा जो करने से रोक दिया गया है, बस, ठीक है, उतना छोड़ने के बाद जो कुछ आप कर सकते हो उसे करने का नैतिक अधिकार है। ऐसा आप अपने संतोष के लिए कहना चाहते हो तो कह लो, बस, होता नहीं है।
ठीक है, बेंथम कहता है होता कोई नहीं है नैतिक अधिकार। आपका मन ही है कि नहीं, हम कहेंगे जरूर कि नैतिक अधिकार होता है, तो चलो हम माने लेते हैं कि बंधन अधिरोपित करने वाला जो नियम है, वो जो कुछ मना कर रहा है करने को, ठीक है, उसके बाहर आप सब कुछ करने को अनुमित है, ठीक है ना। तो बाहर जो कुछ करने को आप अनुमित है, इसके लिए आप नैतिक अधिकार शब्द का प्रयोग करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज होता सिर्फ विधिक अधिकार है, नैतिक फैतिक कुछ होता नहीं, ठीक है। नैतिक ऐतिक अधिकार की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि बेंथम प्रमाणवादी है ना, और प्रमाणवादी हथौड़ावादी है। वो कहते हैं ऐसे अधिकार का क्या मतलब कि वायलेट हुआ और कुछ हो गई नहीं, ठीक है, कोई अधिकार हुआ, ठीक है, और अधिकार वायलेट हो और कुछ हो अर्थात विधिक अनुतोष पैदा हो, यह सिर्फ विधिक अधिकार के साथ होगा। इसलिए बेंथम कहता होता तो सिर्फ विधिक अधिकार है। अब तुम नहीं ही मानते हो भाई कि नहीं हम तो नैतिक अधिकार मानेंगे जरूर, इसके बिना हमें चैन ही नहीं है, तो चलो भाई मान लो। और नैतिक अधिकार होता क्या है? आप विधिक अधिकार के, ठीक है, द्वारा जो करने से रोके गए हो, क्योंकि विधिक अधिकार की परिभाषा बेंथम क्या देता है? बेंथम विधिक अधिकार की परिभाषा देगा क्या कि विधिक अधिकार एक प्रकार का लाभ है, जो लाभ एक व्यक्ति को प्राप्त करने का हक है, और यह हक प्राप्त करने का, यह लाभ प्राप्त करने का हक जो उसे है, ये किस प्रक्रिया से लाभ प्राप्त करने का हक है? दूसरे व्यक्ति पर, ठीक है, बंधन अधिरोपित करने वाले नियम के द्वारा कुछ करने का दायित्व रखकर यह लाभ प्राप्त करने का हक जब व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति का अधिकार है, यह कहा जाता है। और बंधन अधिरोपित करने वाला नियम यह निर्मित कौन करेगा? राज्य, ठीक है। और जब राज्य निर्मित करेगा तो इसका मतलब विधिक अधिकारी होता है, दूसरा कोई लाभ अधिकार होते नहीं। बेंथम की परिभाषा क्या करे? अधिकार एक लाभ है, और यह लाभ किसे प्राप्त करने का हक होता है? अधिकार के धारक को। कोई चोरी नहीं करेगा, इस नियम से हमें अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का लाभ यह हो रहा है। और हम अब यह लाभ कैसे प्राप्त कर रहे हैं? आप पर यानी संपूर्ण समाज पर बंधन अधिरोपित करने वाले नियम के द्वारा दायित्व अधिरोपित करके कि वो चोरी नहीं करेगा, ये बंधन अधिरोपित करने वाला नियम, ये दायित्व रखा है सब पर, ठीक है ना। और अगर करेगा तो फिर 3 साल सजा। तो मेरा ये लाभ संपत्ति के संबंध में सुरक्षित कैसे हो रहा है? औरों पर बंधन उत्पन्न करने वाले दायित्व, ठीक है, बंधन अधिरोपित करने वाले नियम के द्वारा दायित्व उत्पन्न किया गया है राज्य के द्वारा, इससे मेरा यह लाभ सुरक्षित हो रहा है, इसलिए हमें सांपत्तिक अधिकार है, यह कहा जा सकता है बेंथम की भाषा में। तो बेंथम कहता है विधिक अधिकार को छोड़कर कोई अधिकार होता ही नहीं, बेकार की बात, ठीक है। यह ठीक है कि चोरी की परिभाषा क्या रखी गई? जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति, उसे कब्जेदार इसके कब्जे से अगर आप परमानेंटली ले लेने के आशय से हटाते हैं तो आप चोरी करते हैं, यह चोरी की डेफिनेशन है। तो विधिक अधिकार, अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आ गया तो वहां विचारों की चोरी, इसको भी अपराध घोषित कर दिया, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, बेंथम कहता है बस यही अधिकार है। और वैसे चोरी का इसेंस क्या है? चोरी का इसेंस तो यह है कि आप दूसरे की कीमत पर समृद्धि अर्जित नहीं करेंगे, चोरी का इसेंस तो यह है। भाई जब आप चोरी करते हैं संपत्ति तो क्या दूसरे की मेहनत पर संपत्ति अर्जित करते हैं? तो कायदा तो यह कहता है कि आपको किसी की
समृद्धि किसी की मेहनत पर कोई समृद्धि अर्जित नहीं करनी चाहिए, कायदा तो ये कहता है। लेकिन रोज इंटरनेट पे बैठ के आप लोग डाउनलोड करते हैं चीजें, दूसरों की मेहनत से लाभ उठाते हैं, और कोई, हालांकि नैतिक तौर पर यह गलत है, लेकिन जिसका है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा आपका। तो बेंथम कहता है, कहने भर को वो कह ले कि मेरा नैतिक अधिकार है, लेकिन सही अर्थों में नैतिक अधिकार कुछ होता नहीं है। नैतिक अधिकार कुछ नहीं होता, यह प्राकृतिक अधिकार कुछ नहीं होता। वो कहता है ये एक रूपक है, रूपक है, यानी लोगों ने अपनी संतुष्टि के लिए एक बात सिर्फ कह दी है, ये कुछ होता नहीं, ये प्राकृतिक विधि द्वारा उत्पन्न कहा गया। और वो कहता प्राकृतिक विधि खुद रूपक है, रूपक यानी मेटाफर। उन्होंने कहा जैसे प्रकृति सुंदरी, तो प्रकृति सुंदरी थोड़ा ही है, प्रकृति तो प्रकृति है, प्रकृति सुंदरी थोड़ा ही है, ये तो मेटाफर है, रूपक है। ऐसे वो कहते हैं नेचुरल लॉ, ये तो रूपक है, नेचुरल राइट या नैतिक मॉरल राइट, कहता है ये तो रूपक है, कोई मतलब नहीं इनका। और आप संतुष्ट नहीं हो रहे, नहीं साहब हम कहेंगे जरूर, नैतिक अधिकार मानेंगे जरूर, तो ठीक है, सकारात्मक विधि द्वारा यानी पॉजिटिव लॉ द्वारा, यानी राज्य के द्वारा जिन कामों को आप करने से रोके थे, उसके बाहर जो कुछ हो कर लो भाई, ये वो नैतिक अधिकार। लेकिन बेंथम की ये बात बड़ी अच्छी नहीं है। वास्तव में नैतिक अधिकारों का सम्मान यही किसी विधिक व्यवस्था के प्रभावी होने की गारंटी है। किसी व्यवस्था को विधिक व्यवस्था के तौर पर कब माना जाए? जब लोग नैतिक अधिकारों का सम्मान करें। आप कहते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर बस चोरी ही नहीं करते हो, बस कत्ल ही नहीं कर रहे हो, बाकी हर प्रकार का गलत काम ये कर रहे हो, किसी के नैतिक अधिकारों को कोई सम्मान नहीं दे रहे हो, तो क्या तुम्हें लॉ अबाइडिंग सिटीजन कहा जाए? जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान को एक गलत देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों का कोई सम्मान नहीं। पाकिस्तान के बंटवारे के समय 21% हिंदू, 23% हिंदू वहां थे, आज 2.5% बचे, इसलिए वो देश अच्छा देश नहीं कहा जाएगा। अगर कोई कम है तो क्या हम उसे मारेंगे? अगर किसी की कोई आवाज नहीं है तो हम उसका सब छीन लेंगे? और अगर ऐसा हम करेंगे, ठीक है, तो उस देश को, व्यक्ति को क्या अच्छा आदमी कहा जा सकता है? तो बेंथम अगर नैतिक अधिकारों को नकार देगा, ठीक है, तो विधिक व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए कोई नियम बचेगा ही नहीं। ठीक है, आखिर विधिक व्यवस्था का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? विधिक व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए तो नैतिकता के नियमों की जरूरत है, और वो कहता है नैतिकता के कोई नियम ही नहीं है। लेकिन बेंथम की अपनी चिंतन पद्धति है। कुल मिलाकर नैतिक अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, ये आपने देखे, ये चीजें अलग अलग है। मानव अधिकार ये पैदा कहां से होते हैं? इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इसमें से मानव अधिकार निकल कर आते हैं। हिंदुस्तान में मानव अधिकार कौन से माने गए? हमारे यहां मानव अधिकार की परिभाषा उन्होंने की, किसमें? ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसमें मानव अधिकार को परिभाषित किया है। और मानव अधिकार को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों से संबंधित 2 प्रसंविधाएं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल और अभिसमय, इनमें जो मानव अधिकार वर्णित किए गए, और इनमें जो मानव अधिकार वर्णित किए गए और भारतीय न्यायालयों द्वारा जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्ति की गरिमा, इनसे संबंधित अधिकारों की
के अंतर्गत यदि उन मानव अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाया गया है भारतीय न्यायालयों में, तो उन्हें ही भारत के संदर्भों में मानव अधिकार माना जाएगा। यानी इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं हैं, उनमें जो मानव अधिकार है और भविष्य में जिन मानव अधिकारों को मान्यता मिलेगी, जो हिंदुस्तान में मानव अधिकार मान लिए जाएं, ऐसा केवल तब होगा जबकि जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, यह आर्टिकल 21 है, यह अनुच्छेद 19 है, यह अनुच्छेद 14 है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे न्यायालय द्वारा उन मानव अधिकारों को समाहित कर दिया जाए, तभी जब समाहित कर दिया जाएगा तो वे मानव अधिकार हिंदुस्तान में प्रवर्तनीय बन जाएंगे। जैसे इंटरनेशनल जो कोवेनेंट है, ठीक है, उसका जो वो है आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स 1966, उसका अनुच्छेद 19(5), उसमें कास्टोडियल वायलेंस नहीं होगी, ऐसी बात कही गई। और हमारे यहां नीलवती बेहरा के केस में रुदल शाह, ठीक है, भीम सिंह, ठीक है, आपका सेबेस्टियन मांगरे, बहुत सारे मुकदमे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जीवन के अधिकार इसके वायलेशन के आधार पर कंपनसेशन अलाउड किया है। यद्यपि ठीक है, भारत सरकार ने जो वहां साइन किए थे अंतर्राष्ट्रीय संविदा पर, तो यह लिखा था कि अगर इस संविदा में जो मानव अधिकार वर्णित है, अगर हमारे यहां उसका वायलेशन होता है तो हम कंपनसेशन के देने के दायित्व के अधीन नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि नहीं ही होंगे। हाँ, अगर मेरी क्षमता नहीं है, मान लीजिए हमें नागरिकों को खाना खिलाना और कंपनसेशन देना, तो हम खाना पहले खिलाएंगे, कंपनसेशन। लेकिन अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इन अधिकारों के वायलेशन के लिए हम कंपनसेशन दे पाए तो देंगे। यानी मानव अधिकार हिंदुस्तान में, क्योंकि मानव अधिकार मूल रूप से क्या है, नैतिक ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन से अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन का सम्मान नहीं होना चाहिए, यह बात नहीं है। और हिंदुस्तान में मॉरल ऑब्लिगेशन लीगल राइट बन जाएगा अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मानव अधिकार को हमारे यहां जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार और व्यक्ति की गरिमा, इससे संबंधित अधिकार मानकर प्रवर्तित करा दिया, तो फिर वो मानव अधिकार हमारे यहां मूल अधिकार के रूप में, ठीक है, प्रवर्तनीय अधिकार बन जाएगा। जानबूझकर हमने विधिक अधिकार नहीं कहा, क्योंकि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में फर्क है। ठीक है, जानबूझकर हमने विधिक अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमने ये कहा कि तब वो मानव अधिकार हिंदुस्तान में प्रवर्तनीय हो जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार और विधिक अधिकार ये भी अलग अलग है। मूल अधिकार और विधिक अधिकार एक बात ही नहीं है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो मूल अधिकार विधिक अधिकार अलग। विधिक अधिकार कहां से पैदा होगा? कानूनों से। और मूल अधिकार कहां से पैदा होगा? संविधान से। और क्या संविधान में वर्णित सभी अधिकार मूल अधिकार हैं? तो यह भी नहीं है। संविधान में वर्णित जो अधिकार हैं वे सारे के सारे मूल अधिकार तो नहीं है। मूल अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है, मूल अधिकारों के चैप्टर के अंतर्गत जिन अधिकारों का वर्णन कर दिया गया केवल वे ही मूल अधिकार है और कोई नहीं। ठीक है, विधिक अधिकार और मूल अधिकार अलग अलग बात है। मानव अधिकार, मूल अधिकार अलग अलग बात है। मानव अधिकार सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है और हमारे यहां मानव अधिकार प्रवर्तनीय अधिकार कब बनेगा? जब हमारा कोर्ट क्या करे? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार और गरिमा का अधिकार
इनके अंतर्गत वे मानवाधिकार जो मानवाधिकार के अधिकृत दस्तावेजों में, ठीक है, शामिल किए गए हैं हमारे यहां, उनमें इन 4 अधिकारों में से किसी अधिकार के अंतर्गत उन अधिकारों को शामिल मान ले और उन्हें प्रवर्तनीय बना दे, तो वो मूल अधिकार की तरह प्रवर्तनीय होंगे, फिर वो मानव अधिकार के रूप में प्रवर्तनीय ये तो नहीं होंगे। तो मानव अधिकार तो अलग ही रहा, मूल अधिकार तो अलग ही रहा, विधिक अधिकार तो अलग ही रहा। ये तीनों एक नहीं हुए। विधिक अधिकार मानव अधिकार फर्क देखा हम लोगों ने। विधिक अधिकार ये कैसे प्रदत्त हैं, मानव अधिकार अर्जित हैं। विधिक अधिकार का वायलेशन विधिक अनुतोष पैदा करेगा, मानव अधिकार का वायलेशन विधिक अनुतोष पैदा नहीं करेगा। वो केवल विधिक अनुतोष तो पैदा करेगा जब इन 4 राइट जो कि फंडामेंटल राइट है हमारे यहां, इनके अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय उसे स्वीकार कर ले और प्रवर्तन करा दे, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, और तब वो फंडामेंटल राइट बन जाएगा, तब वो ह्यूमन राइट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट, ये रहे सब अलग अलग ही। कॉन्सेप्शन में कोई, ठीक है, घाव मेल आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, ये भी अलग अलग है। लीगल राइट हमने देखा सब कहां से पैदा हो रहा, कानून से, और फंडामेंटल राइट कहां से पैदा हो रहा, संविधान से, और संविधान में भी वर्णित सारे अधिकार फंडामेंटल राइट हो नहीं, संपत्ति का अधिकार भी है क्या फंडामेंटल राइट है, नहीं। फंडामेंटल राइट एक विशेष परिस्थिति के अधिकार है, और वे कौन से, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। अप्रवर्तनीयता, इन्फोर्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विधिक अधिकार ये भी इन्फोर्सेबल है, और फंडामेंटल राइट ये भी इन्फोर्सेबल है, दोनों इन्फोर्सेबल है। ठीक है, लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, आप कहां जाएंगे, सीआरपीसी बताएगी, सीपीसी बताएगी, कहां जाएंगे आप। ठीक है ना, क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में, और सीपीसी तो कहेगी क्षेत्राधिकार रखने वाले सबसे निचले न्यायालय में। ठीक है, सीआरपीसी भी कभी तो तुम्हें मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजेगी, जो आपराधिक न्याय प्रशासन की सबसे पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ आदमी है, और कभी तुम्हें सेशन कोर्ट भेजेगी। ठीक है वो भी आपराधिक न्याय प्रशासन में, ठीक है, थोड़ा निचली परिस्थिति का न्यायालय है, बहुत ऊंची परिस्थिति का नहीं है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए तो कहां, सीधे उच्चतम न्यायालय। आपको समावेदन करने का अधिकार कहां आएगा, सीधे उच्चतम न्यायालय, अंडर आर्टिकल 32, और वो भी फंडामेंटल राइट के तौर पर गारंटीड किया गया है। बहुत फर्क हो गया, बहुत अंतर आ गया। और इवन वीजी रो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि हमारे सामने अगर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोई मामला लाया गया तो वी आर ड्यूटी बाउंड, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति स्वयं चाहे कि हम इस मामले को सुनने से इनकार करते तो नहीं कर सकते। ठीक है, इफ यू वांट टू बी ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया continuously, then you must adjudicate on that. ठीक है ना, on that complaint which is made by anybody in regard of a, ठीक है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आपको करना ही होगा, कोई रास्ता नहीं। तो विधिक अधिकार और फंडामेंटल राइट, विधिक अधिकार तुम चाहो छोड़ दो, फंडामेंटल राइट छोड़ ही नहीं पाओगे। बसेसरनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत पहले डिसाइड हो गया है, फंडामेंटल, यू कैन नॉट वेव द फंडामेंटल राइट, बट यू कैन वेव इजिली द लीगल राइट। अपील का अधिकार है तुम्हारा, मत करो अपील, काटो सजा। ठीक है, मत करिए, आप चाहो छोड़ दो लीगल राइट,
रेस जुडिकेटा आपको लीगल राइट देता है कि उसी इश्यू पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य, ठीक है, समान क्षेत्र अधिकार के न्यायालय में दोबारा कोई और इश्यू एजिटेट नहीं होगा। मत उठाओ ये इश्यू। रेस जुडिकेटा से एक सूट का विचारण ये बाधित हो तो मत लो ये प्ली, ठीक है। मुकदमा अगर विचारित हो गया तो अब इस मुकदमे का निर्णय लागू होगा, वो पिछले वाले का नहीं होगा, क्योंकि रेस जुडिकेटा की प्ली थी, आपने उठाई क्यों नहीं? दैट वाज लीगल राइट, बट फंडामेंटल राइट नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप देखें लीगल राइट और फंडामेंटल राइट अलग अलग होते जा रहे हैं। लीगल राइट सकारात्मक हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट नकारात्मक है। लीगल राइट कहता है प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का हक है, सकारात्मक अधिकार दिया तुम्हें, मत डालो, ठीक है। लीगल राइट सकारात्मक होता है और फंडामेंटल राइट आवश्यक रूप से नकारात्मक है। राज्य, ठीक है, क्या करेगा? सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा, यानी किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। विधि द्वारा प्रत्याभूत ढंग से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन करने के सिवाय किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। नकारात्मक है प्रकृति से, अंतर है विधिक अधिकार और फंडामेंटल राइट में, ठीक है। समाप्त करना चाहे अमेंडमेंट कर दो, बड़ा आसान भाई। क्या आप अभी लीगल राइट अमेंड कर दो, अभी आपका जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों अमेंड हो गए। यद्यपि तीनों में एक सेक्शन है कि पुराने जितने मामले हैं वो सब उन्हीं के मुताबिक चलते रहेंगे, लेकिन नए मामलों में हो सकता है जो अधिकार पहले मिला हो ना हो सकता है ना, बड़ी आसानी से अमेंड हो जाएगा। फंडामेंटल राइट के साथ नहीं होगा ऐसा। इफ यू वांट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट देन यू मस्ट, ठीक है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे भी तो भी क्या आ जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल देखा जाएगा कि जिस फंडामेंटल राइट को आप अमेंड करना चाहते हो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं हो रहा, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो रहा नहीं कर पाओगे। और ऐसे बहुत से फंडामेंटल राइट है जिनमें अनुच्छेद 14 भी है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित कर दिया है, ठीक है ना, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए लीगल राइट और फंडामेंटल राइट अलग अलग है। लीगल राइट शब्द हमने जानबूझकर उपयोग नहीं किया कि मानव अधिकार जो इन चार अधिकारों के अंतर्गत आ जाने के कारण, ठीक है, वो मानव अधिकार जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की दो अंतरराष्ट्रीय संविधाएं और मानव अधिकारों के जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैं उनमें जो मानव अधिकार वर्णित हैं, अगर वे मानव अधिकार हमारे देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है, और व्यक्ति की गरिमा का अधिकार इनके अंतर्गत मान लिए गए तो भी वे विधिक अधिकार नहीं बनेंगे, तब भी वे मूल अधिकार बनेंगे। और जानबूझकर विधिक अधिकार शब्द के प्रयोग से हम बचे, क्यों? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। दोनों अलग अलग, मानव अधिकार अलग, फंडामेंटल राइट। मानव अधिकार आता कहां से है, ठीक है, तो मानव अधिकारों की जो दस्तावेजी मान्यता है वो तो सबसे पहले 1776 में वर्जीनिया वहां एक घोषणा के माध्यम से मानव अधिकारों को दस्तावेजी मान्यता मिली थी, ठीक है ना। दस्तावेजी मान्यता यानी एज अ डॉक्यूमेंट उन्हें संग्रहित किया गया पहली बार 1776 में। और फ्रांसीसी क्रांति वो शायद 1700, ठीक है,
81 81 के आसपास की बात है। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं, इसलिए सनों में हमें बहुत वो नहीं रहता। लेकिन मानव अधिकारों की दस्तावेजी मान्यता, वर्जीनिया की घोषणा और फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा तभी मिली, डॉक्यूमेंट्री रूप से ये तभी सामने आए। बाकी मानव अधिकार हमेशा से अस्तित्व में है नैतिक ऑब्लिगेशन के रूप में, यानी राज्य मानवों के कुछ अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने को कभी अपेक्षित नहीं है किसी भी दशा में। यह मान्यता तो राज्य की अवधारणा के साथ अस्तित्व में आई है, ठीक है। इसलिए मानव अधिकारों की जो दस्तावेजी मान्यता है वो यहां से मिली है। उसके बाद कालांतर में आपका ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 है। 1966 में दो प्रथम विधाएं अस्तित्व में आई, जिन्हें आप इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट ये कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रथम विधाएं हैं। 3 पीढ़ी के मानव अधिकार माने गए, 3 पीढ़ी के मानव अधिकार, ठीक है ना। 3 पीढ़ी के मानव अधिकार माने। पहली पीढ़ी मानव अधिकार, जो पहली पीढ़ी के मानव अधिकार है वो कौन से? मानव गरिमा से संबंधित, ठीक है, मानव गरिमा से संबंधित, जिनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और आनंद की प्राप्ति का अधिकार, ये दो, ये माने मानव अधिकार सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन। और ऐसा ना होता, मानव अधिकारों की मॉरल ऑब्लिगेशन से बड़ी कोई वैल्यू होती तो संपत्ति का अधिकार हम फंडामेंटल राइट से हटा नहीं पाते। कैसे हटा देते हैं भाई? कैसे हटा देंगे आप? हटा ही नहीं पाएंगे। ह्यूमन राइट ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है, और इसीलिए हम तो बेंथमाइट हैं कतई इस मामले में। हम तो मानव अधिकारों को कुछ मानते नहीं, बेकार की बात है। और भाई बेकार की बात है, जब तक जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, इनके अंतर्गत मान के सुप्रीम कोर्ट उन्हें इन्फोर्सेबल ना बनाते, तो अगर इन्फोर्सेबल बना देगा तो फंडामेंटल राइट बन जाएंगे। बस इतना हम जरूर मान सकते हैं मानव अधिकारों का हिंदुस्तान के लिए महत्व, कि वह फंडामेंटल राइट के स्रोत की तरह काम कर सकता है, ठीक है, और किया भी है, किया भी है। भाई हमने देखा था ना, रुदल शाह, नीलवती बेहरा, इनके लिए किया भी है कि आपने फंडामेंटल राइट के, ठीक है, उन मानव अधिकारों को फंडामेंटल राइट मान लिया, उसके वायलेशन के लिए आपका कंपनसेशन ये अलाउड किया। तो हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट यही महत्व का है, और जो ह्यूमन राइट है उसका महत्व सिर्फ इतना कि क्या हो, आपका वो फंडामेंटल राइट के विस्तार के लिए एक स्रोत की तरह काम करना शुरू कर दे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रथम पीढ़ी के जो मानव अधिकार है, 3 पीढ़ियों के मानव अधिकार अब तक सामने आए हैं। जो प्रथम पीढ़ी मानव अधिकार कहे जाते हैं वो मानव गरिमा से संबंधित है, मानव गरिमा से संबंधित मानव अधिकार, और दूसरा शिष्ट जीवन स्तर से संबंधित मानव अधिकार, ठीक है। शिष्ट जीवन स्तर, इसमें कार्य, नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे माने हैं, ठीक है ना। तो मानव गरिमा और सभ्य और शिष्ट जीवन स्तर, ये प्रथम पीढ़ी मानव अधिकार है। मतलब जब भी बात शुरू होती है तो बहुत बेसिक तौर से शुरू होती है, और प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकारों की जो प्रकृति है वो कैसी? नकारात्मक। प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार राज्य पर एक प्रतिबंध लगाते हैं कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मानव की गरिमा का अतिलंघन हो। लेकिन है मॉरल ऑब्लिगेशन ही, राज्य करे तो कर कुछ नहीं लोगे, ठीक है। बस इतना ही है कि भाई तुम बहुत बुरे राष्ट्र हो, इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि सब जगह अब विभिन्न प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट इनेक्ट हुए, हमारे यहां भी हुआ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 हमने कहा, लेकिन वो भी मानव अधिकार को विधिक अधिकार नहीं बना पाया है। उसने भी सिर्फ इतना ही कहा
कि मानव अधिकारों के तौर पर जो अधिकार विभिन्न डॉक्यूमेंट्स में वर्णित हैं, वे अगर हिंदुस्तान में इन 4 अधिकारों के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के योग्य मान लिए जाएंगे, ठीक है, तो वे मानव अधिकार यहां प्रवर्तित होने लगेंगे। लेकिन प्रवर्तित होने लगेंगे तो उनकी प्रकृति क्या होगी? मूल अधिकार की होगी, मानव अधिकार की कहां होगी? और शेष मानव अधिकार तो मॉरल ऑब्लिगेशन फिर भी बने रहेंगे, फिर भी क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो प्रथम पीढ़ी मानव अधिकार इस प्रकार के हैं। दूसरी पीढ़ी के जो मानव अधिकार है वो मानव जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता, अस्पताल बनने चाहिए, ये सारी चीजें। वहां भी सभ्य एवं शिष्ट जीवन स्तर, वहां बीमारियों से मुक्ति, जैसे पोलियो से मुक्ति आदि। और यहां ठीक है, स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना चाहिए, मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित। ये द्वितीय पीढ़ी मानव अधिकार है। और तृतीय पीढ़ी मानव अधिकार है, ये आपसे प्री में भी पूछा जाता है। जो थर्ड जनरेशन के ह्यूमन राइट्स आए हैं, वो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसका जो आर्टिकल 28 है, उससे प्रेरणा प्राप्त करके थर्ड जनरेशन के ह्यूमन राइट आए हैं। जो आर्टिकल 28 है वो ये कहता है हम ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ये निर्मित करें जिसमें इंटरनेशनली जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उनका फायदा सबको मिले। और इसीलिए थर्ड जनरेशन के जो ह्यूमन राइट हैं उन्हें सॉलिडरेटरी राइट, सामूहिक अधिकार या समूह के अधिकार ये कहा जाता है। और इसमें यह माना गया है कि अंतरिक्ष, पृथ्वी, इसमें जो संसाधनों का विकास हो रहा है या वैज्ञानिक या तकनीकी जो प्रगति हो रही है उससे संबंधित संसूचनाएं आपस में साझा की जानी चाहिए और मानव मात्र को उसका फायदा मिलना चाहिए। हम लोगों ने देखा कोविड के जमाने में वैक्सीन तो एक ने इन्वेंट की, हालांकि उस एक में हम भी शामिल थे सौभाग्य से। अगर शायद मोदी के अलावा कोई और लीडर होता तो हम मंगा ही रहे होते चीन से, क्योंकि हमारे यहां तो मंगाने का फैशन है, बनाने का तो फैशन ही नहीं। बनाने का फैशन तो पिछले 10 सालों में शुरू हुआ। भाई तेजस अगर अब बना सकते हैं हम लड़ाकू विमान, तो पहले भी बन सकता था। ठीक है भाई, पहले भी तो बन सकता था। अगर चंद्रमा पर हम अब उतार सकते हैं यान, तो पहले भी उतार सकते थे। सूरज के सबसे निकट कक्षा में वो आदित्य L1 भेजा है, तो वो पहले भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन पहले तो हम हमेशा मंगाते रहे चीजें। कोविड के जमाने में जरूर हुआ कि हमने वैक्सीन बनाई। ठीक है, तो तकनीकी या वैज्ञानिक जो प्रगति है इसको आपस में बांटा जाएगा, यही समूह के अधिकार है। और इसीलिए देखा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दुनिया के देशों को भेजी। ठीक है, हालांकि इसमें डिप्लोमेसी भी होती है। हमारे जो हम जिनके साथ अपने रिश्ते अच्छा करना चाहते थे उनको हम दे रहे थे। चीन जिनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाह रही थी वो चीन दे रहा था। ठीक है, लेकिन उपलब्ध करा रहे थे। ठीक है ना, तो ये सॉलिडरेटरी राइट्स हैं और समूह के अधिकार हैं, ये थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। और ये थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहां से आते हैं? आर्टिकल, ठीक है, आपका जो कौन सा 28 किसका? इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। उसके आधार पर ये थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट आते हैं। अभी तक थर्ड जनरेशन के ही ह्यूमन राइट आए हैं। तो आपने देखा अधिकार, ये किस अवस्था का नाम है? अधिकार एक आवश्यकता का दावा है जो मनुष्य अपने और समाज की भलाई के लिए समाज से रख रहा है, और समाज इस अधिकार को मान्यता, इस ठीक है दावे को मान्यता इसीलिए दे रहा है क्योंकि इसमें उसकी और मनुष्य दोनों की भलाई है। अधिकार ये है।
फिर अधिकार अब ठीक है कई प्रारूपों में हमारे सामने आया और उसके प्रारूप, उसके स्रोत, उसका जो सोर्स था पैदा होने का, उसके आधार पर सामने आए। कभी तो नैतिक अधिकार, कभी तो विधिक अधिकार, कभी तो प्राकृतिक अधिकार, कभी तो मानव अधिकार, कभी तो मूल अधिकार। और इन सभी के बीच हमने भेद देखा। ये सब अलग अलग है, इसलिए इन्हें एक समझने की न तो भूल करनी चाहिए और न ही कॉन्सेप्शन में अपने कोई गड़बड़ ये रखनी चाहिए। अब विधिक अधिकार, अब हमारे अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो लीगल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट, इसके कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना तो जरूरी था, लेकिन फंडामेंटल राइट विस्तार से हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। ह्यूमन राइट की अवधारणा को तो स्पष्ट करना जरूरी था, लेकिन ह्यूमन राइट की अवधारणा विस्तार से आप इंटरनेशनल लॉ वहां पढ़ेंगे। लीगल राइट, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि वी आर स्टडीइंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? कानून के बारे में अध्ययन है। इसलिए लीगल राइट हमारी विवेचना का, हमारे अन्वेषण का, हमारी खोज का विषय यही होगा, हमारे विश्लेषण का विषय यही होगा। तो विधिक अधिकार, इसकी परिभाषा बेंथम ने भी की, ऑस्टिन ने भी की, हॉलैंड ने भी की, सामंड ने भी की, बकलैंड ने भी की, इहरिंग ने भी की, डीन रास्कोपाउंड ने भी की। और ये जो परिभाषाएं आई हैं, जो डेफिनिशंस आई हैं इन लोगों के द्वारा, इस डेफिनिशंस को 3 सिद्धांतों के आधार पर दिया गया। इच्छा का सिद्धांत, हितों का सिद्धांत, हितों के रक्षण का सिद्धांत। तो डेफिनिशन विधिक अधिकार की क्या है और उनके विकसित होने के सिद्धांत क्या है, इस पर बात हम लोग कल क्लास में करेंगे। देखिए।